आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हमने एक चीज की बात नहीं की थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, वो है एयर मोबिलिटी। आप देखिए, दो मेजर ट्रांजिट सेंटर्स हैं, दुबई, अबू धाबी, मैं दोनों से जा चुका हूं और मैंने वहां से देखा है कि लाखों की संख्या में लोग वहां से आवागमन करते हैं। 2.5 लाख दुबई से एक दिन में जाते हैं 1200 फ्लाइट्स के अंदर, और वो ट्रांजिट होती है। भारत से पश्चिम जाइए या साउथ एशिया से पश्चिम देशों में जाइए तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एमिरेट्स का, एतिहाद का, वो वहीं से जाती हैं। तो वो वाली फ्लाइट्स, एयर स्पेस पूरी बंद हो चुकी है और आप खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मिसाइल्स और ये चलते रहेंगे तो वो कहां पे खोल पाएंगे। और जैसे आज 3 जहाज गए थे उनके, अगर सोचिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डैमेज आता है तो आप चाहे कितनी भी बड़ी जीत हासिल कर लें, अगर आपका अपना फेस ब्लडीड होगा उसके अंदर, तो लोग यही सोचेंगे कि देखिए एक बड़े दादा को भी मारा गया है और लगेगा कि छोटे ने है जीत अचीव की है। एक बार जरा रिलेशनशिप समझा दीजिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए भी। ईरान, इजराइल और अमेरिका, मिडिल ईस्ट पूरा किस तरीके से प्रॉक्सी वॉर होती रही, पहले इजराइल और ईरान समेत और जो अलग अलग कंट्रीज हैं, और फिर अचानक से ये सीधी सीधी जंग हो गई। और इसमें फायदा किसे है? क्या अमेरिका को इससे फायदा होने वाला है या सिर्फ इजराइल को इससे अकेले फायदा होगा? सॉरी, थोड़ा कनेक्शन कट गया था। ये सवाल आपने मुझसे पूछा ना। जी जी। जी प्रिया, देखिए, जो दर्शक अभी जुड़े हैं और जो ये 3 दिन की जो चल रही है, इजराइल के लिए तो मैं ये मानूंगी कि वो बीच में, जिसे कहते हैं धोबी का कुत्ता वाली हालत हो गई है उनकी। बिकॉज वो ऐसी एक छोटी सी कंट्री है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। बिकॉज आप जानते हो कि वो जो पूरा जो इलाका है वो ज्यूज से ही इनहेबिटेड है, और इजराइल इकलौती पूरी कंट्री है जो केवल एक ज्यूज की कंट्री है। और ज्यूज का पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है वो हम सब जानते हैं। सिवाय भारत के बहुत ज्यादा ज्यूज को कहीं पे भी पनाह नहीं मिली। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां गए थे तो नेतन्याहू ने खुद इस बात को माना था कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है, और उसके साथ साथ अमेरिका है जिसके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जो प्रॉक्सी वॉर्स की बात है, तो देखिए, चाहता अमेरिका है, अमेरिका के लिए, लेकिन जो ईरान है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाता है। इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अमेरिका के पास हो या नहीं हो, ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं डिफेंस के एक्सपर्ट नहीं हूं। बट इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जितना मुझे पता है नहीं होती हैं, और वो चलानी फीजिबल भी नहीं होती। तो इसके चलते अमेरिका ने अपने सारी कंट्रीज में बेस बना रखे थे जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज थी, जहां उन्होंने पपेट सरकार बिठा रखी थी। ईरान में जब से सत्ता पलट हुई है, जब से शाह, जो जिनकी मैं अभी रजा पहलवी की बात कर रही थी, तो जब से वो शाह फैमिली गई है और आयतुल्ला खमीनी जब से आए हैं, उन्होंने सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 146 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करवा दिया था कि हम अमेरिका को कभी यहाँ पे बेस नहीं देंगे। और अमेरिका को यहाँ बेस इसलिए चाहिए क्योंकि जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, कोल्ड वॉर एरा आया, तो तब से इधर में रशिया और उधर में चाइना तो बीच में बाद में अभी उमड़ा है, और उधर में यूएसए। तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर या बाद में रशिया, उनके बीच में हमेशा से ये था। तो इधर ईस्ट साइड पे अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए अमेरिका को यहाँ बेसिस चाहिए होते थे, जिसके चलते पाकिस्तान, यूएई, दुबई, जितनी सब कंट्रीज में अब यहाँ पे जंग का ऐलान ईरान ने छेड़ दिया है, तो वहां पे अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए थे। तो जिसको हम बोल रहे थे कि कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर, तो वो सब एरा चल रहा था। अब उन्होंने बहुत कोशिश कर ली। अगर हम काफी सालों से अमेरिका की स्ट्रैटेजी, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो, इराक की बात हो रही थी, अभी लीबिया की बात हो रही थी, यमन की बात हो रही थी, सारे, जिसको चाहे आप वॉर अगेंस्ट टेरर का नाम दे लें, चाहे आप उसको आप सदर्न स्पीयर का नाम ले लें, या उसको आप अरब स्प्रिंग्स का नाम ले लें, लेकिन अमेरिका की हर बार ये कोशिश रहती है कि अपनी पपेट सरकार इधर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जहां पे या तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं या तेल और गैस का बहुत बड़ा सप्लाई है, वहां पे वो बनाने की कोशिश करें। ईरान में वो नहीं हो पा रहा था, तो इसके चलते अब उनको डायरेक्ट वहां पे अपने हथियार फेंकने पड़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रिया, समझने। शिवाज साहब, यही बात मैं आगे आपसे भी बढ़ा रही हूँ। फायदा किसे है? अमेरिका को फायदा है, इजराइल को फायदा है? इस जंग से फायदा आखिर होना किसको है? हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, एक तो पहले ये जैसे बताया जा रहा है, हुआ क्या है कि अमेरिका उन सभी जगहों पे जाना चाहता है जहां पर ऑयल है।
और वो उनको कंट्रोल करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में उसने सारे देश कंट्रोल कर रखे हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है, वहां पर उसके बेसिस हैं, और ये ज्यादातर मोनार्क हैं, किंग रूल करता है, तो इनको भी सिक्योरिटी चाहिए, और अमेरिका को ऑयल चाहिए। अमेरिका इन ऑयलों को कंट्रोल करना चाहता है। ईरान एक ऐसा देश है जहां 1979 के बाद, जब से शाह को निकाला गया, सबसे उनके हाथ नहीं लगा, तो ईरान एक की जो ऑयल है उसको भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और तो ये भी एक रीजन है जिस प्रकार से इस पे हमला हुआ है, वो किसी तरीके से वो ऐसी रजीम लाना चाहते हैं जो कि प्रो अमेरिका आए, और प्रो अमेरिका आने से उसका भी ऑयल वो कंट्रोल कर पाए। और ये ऑयल जो है अगले 20-30 साल ज्यादा से ज्यादा चलेगा। ये इकोनॉमी बदल रही है अभी, मिडिल ईस्ट की भी कंट्री जो है ऑयल से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है, सर्विसिंग उसके जा रही है। इसीलिए भारत से भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। अब ये जो लड़ाई हुई है, इससे आपने बड़ा अच्छा पूछा था, ये फायदा किसका और इसका एंड गेम क्या होगा। देखो, फायदा तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका यही चाहता था कि वो रिजीम चेंज करे, ईरान को अपने पैने में ले आए, जिस प्रकार से पूरा मिडिल ईस्ट उसके इशारों पे नाचता है, ईरान भी करे। उसकी जो ऑयल है, जैसे वेनेजुला का कंट्रोल किया था इनडायरेक्टली, उसको भी कंट्रोल करे। मगर ये तो उल्टा पड़ गया, इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं। इस गेम में चार चार पांच चीजें बड़ी भिन्न हुई है। एक तो अब ईरान है, उसने क्या किया, ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को इन्वॉल्व कर दिया। ये सोचा नहीं था किसी को कि ये मुस्लिम कंट्रीज पे हमला करेगा। दूसरा ये बात है कि ये भी सुनने में आया कि ये हमला को उकसाने के लिए अमेरिका को इजराइल ही नहीं, सऊदी ने भी किया है। वो इसकी वजह यह है कि सुन्नी शिया, वो जो एक प्रकार मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आप उम्बा बनाना चाहते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, तो सऊदी और ईरान के बीच में टकराव हरदम रहा है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सुनने में आया सऊदी ने भी उकसाया था अमेरिका को ये हमला करने के लिए। दूसरा, जब ये सारे के सारे देशों पे इकट्ठा हमला कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार है जहां एक देश ने 12 से 13 देशों पे हमला किया है, जिसमें साइप्रस भी आ गया है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम का एयरबेस था। तो ये मेरे को लगता है ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं फायदा भी है ईरान को, कहीं ना कहीं नुकसान। फायदा तो ये है कि अमेरिका को प्रेशर आएगा कि भाई लड़ाई बंद करें, क्योंकि ये देश कहेंगे कि हमारे इकोनॉमी को हिट कर रहा है ईरान, हमें जो है नुकसान कर रहा है, तो ये हो सकता। मगर नुकसान उसका क्या है, ये सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये इकट्ठी हो जाएंगे और ईरान अकेला पड़ेगा। ईरान के पास अभी कोई दोस्त नहीं है। ईरान को जो चीन और रूस है उसने हथियार तो दिए हैं, इसमें कोई नहीं शक। जो HQ-9B दिया है डिफेंस सिस्टम चाइना ने, S-300 रशिया ने, मगर जब से ये लड़ाई हुई है कोई खुल के नहीं आ रहा, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, चीन जो है बड़ा चालाक देश है, वो ताइवान की तरफ देख रहा है, मगर यहां इसको ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा। तो ईरान को लड़ाई जो है खुद लड़नी है। ईरान के पास जो जमावड़ा है 6 से 8 हजार के करीब मिसाइलें हैं, ड्रोन्स है, तो वो लड़ाई लड़ सकता है, पर इतना भी नहीं लड़ सकता कि बहुत अनएंडेड हो। तो ये सच्चाई है कि अब जो अमेरिका है और इजराइल है, उन अमेरिका को एक क्या फायदा हुआ इससे, अगर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं यूरोप जो डिवाइडेड हो गया था वो आज उसके साथ दोबारा आ गया है। चाहे वो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो भी कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो टकराव था, फूट थी यूरोप में, वो थोड़ी बदली। स्पेन एक अलग देश है जिसने आज अगेंस्ट बोला है अमेरिका के कि ये हमला नहीं होना चाहिए। बाकी सारा यूरोप जो है अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका और इजराइल के साथ यूरोप खड़ा है, और ईरान के साथ कोई देश ज्यादा नहीं है। चीन और आप ये कहते हो रूस और नॉर्थ कोरिया है, पर कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं दे पाएगा इस लड़ाई। मुस्लिम वर्ल्ड जो है जो मिडिल ईस्ट में, वो अभी जो है उनकी और ईरान की जो रिलेशनशिप में, क्योंकि ईरान एक शिया देश है और जो बाकी जो है सऊदी है, UAE वगैरह है, ये सुन्नी है, तो इनके बीच में भी टकराव थी। वो टकराव में गैप आएगा, अभी ये टकराव बढ़ेगी। बिल्कुल सर, और ये टकराव धीरे धीरे अब बढ़ भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने ही नेबरहुड में अटैक करना शुरू किया है, तो वो टकराव बढ़ भी गया है। एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा था, लेकिन अब कोई उनके फेवर में नहीं है। विक्रमजीत जी,
मेरे मन में एक सवाल पिछले 3 दिन से चल रहा है कि आखिर इस वॉर का फ्यूचर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, इधर हम इजराइल हमास का भी देखते रहे, चाइना भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा, तो ऐसा तो नहीं कि ये भी उसी तरीके से हो जाएगा? इसका फ्यूचर क्या है? नहीं प्रिया जी, इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि देखिए इस बार जो एडवर्सरीज हैं आपके, वो हैं अमेरिका और इजराइल वर्सेस बनाम ईरान। तो आपने देखा है पहले तीन दिनों के नतीजे आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। टॉप लीडरशिप ऑलरेडी वाइप्ड आउट, लेकिन और ईरान में कितना उन्होंने अभी नाश और विनाश कर दिया होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, और कितने और विनाश की तैयारी हो रही है, जो बॉम्ब किए जा रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा वॉर चल पाएगी। ईरान ज़्यादा दिन, मैंने इस पर वही बोला था कि ईरान जो है अपने वेट वर्क से ऊपर बॉक्स कर रहा है, लेकिन ज़्यादा देर वो नहीं टिक पाएगा हैवी वेट के सामने, और उसे कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक करके कुछ और एक तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं टिक पाएगा। उसका नुकसान तो जो जान और माल का नुकसान हो रहा है वो हमने देख रहे हैं, और आगे अगर ये 2-4 हफ्ते भी चली जिस इंटेंसिटी से अभी बॉम्बिंग हो रही है, तो वो देश उसमें क्या बचेगा आप सोच ही सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जल्दी से जल्दी निगोशिएशन टेबल पर यदि जाए तो ये इसी में सबकी उधर भलाई है, इसी में जल्द से जल्द पीस वहां आए, और यही एक जो नैरेटिव बन रहा था, अभी भी नैरेटिव बन रहा है। आपने देखा भारतवर्ष में भी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, यूके में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, तो इसके कारण, इसके चलते शायद प्रेशर पड़े दोनों पार्टीज पे, मतलब ऑफ कोर्स अटैकर पे ज्यादा, अग्रेसर पे प्रेशर पड़ेगा कि वो भी बातचीत करे, लेकिन बातचीत करने से पहले उनका जो मेन एम था रिजीम चेंज हो गई। अब वो इतना विनाश करना चाहते हैं कि वो ये ईरान को वापस अपने आने में अगले 20-30-50 साल लग जाए। आई थिंक वो 2-4 हफ्तों में अचीव कर लेंगे। उससे ज्यादा ड्रैग करने का, वॉर को ड्रैग करने का किसी को फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मिसाइलों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 20 टमाहक गिराए, 40 टमाहक गिराए, दिस इज मतलब बहुत ही कॉस्टली और एग्जॉटिक मटेरियल है। ये जो बिजनेस ऑफ वॉर है, आप सब समझ रहे हैं प्रिया जी, ये बहुत ही महंगा बिजनेस है। तो हमारे पास ऑफ कोर्स मोस्ट सुपीरियर पावर इन द वर्ल्ड है, इसलिए ये इतना टिक पाएंगे, वरना इतना टिकना भी नॉर्मल कंट्री के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि ये तो कहीं ना कहीं 2-3 हफ्ते बाद तो ईरान के पास मेरे मतलब कुछ भी रिटेलिएट करने की क्षमता नहीं रहेगी, परंतु ये सोल्यूशन लॉन्ग टर्म करना है तो हमें टेबल पे आना ही पड़ेगा, अन्यथा ये इनके प्रॉक्सी, इनका ये चलता रहेगा। इजराइल को अटैक होते रहेंगे अक्रॉस द बॉर्डर, और कुछ ना कुछ अमेरिका को जो उनका एक जो जिसको बोलते हैं सूडो थ्रेट, वो रहेगा। जैसे वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढ रहे थे इराक में, वैसे ही अभी उनको किसी ने बोला है कि यहाँ पे भी कुछ बहुत हाई लेवल ऑफ इनरिचमेंट हो रही है जिसकी कोई पुष्टि हुई नहीं है। तो उनका ऐसा है कि इट इज माई वे और द हाईवे, और वो अब हाईवे भी नहीं है, इट इज ओनली माई वे। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी इस चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सभी देशों को सोचना पड़ेगा कि आज ये ईरान के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त ट्रंप की आधी दुनिया पर नजर है। 7 देशों पर तो अटैक हो ही गया, लेकिन आधी दुनिया पर नजर है। मलिक साहब, इस वक्त अमेरिका थोड़ा सेल्फिश साउंड नहीं कर रहा है कि उन्हें इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी किस तक दर जा रही है, कहां जा रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पावर दिखाने की लड़ाई है, एक शक्ति प्रदर्शन वो करना चाह रहे हैं दुनिया के सामने। प्रिया जी, इस बात को थोड़ा सा मैं 2 कदम पीछे से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, जो आज के असेसमेंट कर रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत सहमत हूं, लेकिन मैं इसके साथ कुछ उसके एक और डायमेंशन उसका आपके सामने लाना चाहूंगा। देखिए, बात पिछले 1 साल से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है जब से जो चाइना और ये ट्रंप टैरिफ के इशू शुरू हुए हैं। टैरिफ के कारण देखा जाए दुनिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, और जब चाइना के पास अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने उल्टा टैरिफ लगाया। बेसिकली उन्होंने एक्शन के खिलाफ, उनका जो रिएक्शन हुआ वो तेज हुआ, तो मजबूर होकर अमेरिका को अपने कदम वापस खींचने पड़े, और वापस तकरीबन उसी स्थिति में आने पड़ा जहां पे वो चाइना चाहते थे। अब चाइना की मजबूरी देखिए, चाइना के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग खुद अमेरिका ने दी है, इसका कल्प्रिट भी लार्जली अमेरिका है, जो उसके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में।
उसके पास पूरा एक तरह से मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल्स पर, उसके पास पूरी हाफ मोनोपोली है सेमीकंडक्टर्स पर, और दूसरे ताइवान बाकी कंट्री भी है। लेकिन कहने का मतलब है मेटल्स देख लीजिए, हमारी आज की इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्री और इसके साथ रॉकेट इंडस्ट्री, जितनी प्रोजेक्टाइल इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी की जो मेटल्स, जो क्रूशियल मेटल्स हैं, इवन जो 18 जिसको रेयर अर्थ मेटल, उसमें मैक्सिमम के पास चाइना के पास रिफाइनिंग फैसिलिटी उसी के पास है। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं कि दुनिया में और कहीं नहीं है, लेकिन चाइना के पास अवेलेबिलिटी भी है, रिफाइनिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसको दुनिया को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अभी इस चीज का काट अमेरिका ने कैसे ढूंढा? देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, मदुरो का केस लीजिए, वेनेजुएला का केस लीजिए। क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी थी? वैसे तो वहां पे सैंक्शन चल रहे थे 10-15 साल से अमेरिका के, लेकिन उनको ये इसलिए करना पड़ा कि वहां से जो चाइना ने जो लॉन्ग टर्म्स बड़े बड़े लोन दिए हुए थे इसको वेनेजुएला को, उनके बेसिस पे और कुछ रियायती तौर पे वो इतना तेल ले रहा था कि उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत आसानी से पूरी हो रही थी। बाकी जरूरतें उसको ईरान की तरफ से पूरी हो रही थी। तो आप ये देखिएगा, अगर आप चाइना को कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है तो उसको उसकी ऑक्सीजन यानी उसकी नीड्स जहां से फुलफिल हो रही है वहां वो नस दबानी पड़ेगी, और वो नस दबाने के लिए उसको दूसरा तरीका है, एक ईरान का भी रास्ता है। ये बात अलग है कि जो हम माइक्रो में जाते हैं बहुत सारी चीज आती है, ऑपरेशन पे हम फोकस करते हैं जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, अमेरिका का कई फायदे इसमें दिख रहे हैं, और अमेरिका ये सोच के आया है वो खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। सबसे पहले खाली हाथ जाए तो क्या उसकी किरकिरी नहीं होगी? इंटरनेशनल लेवल पे जो आज अमेरिका अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, और अभी जैसे शिवाज सर बोल रहे थे कि ठीक है थोड़ा गैप कम हुआ है यूरोप, नेटो और अमेरिका के बीच में, अभी यूक्रेन को लेकर के कितने ज्यादा डिफरेंसेस आए। इवन जर्मनी अपने को सेपरेट कर लिया एक मौका पाके, इवन ब्रिटेन जो कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है उसने भी कुछ असमर्थता जताई। अब इस मौके पर आकर वो सब ये चाहते हैं कि इस पर, चूंकि ईरान इतना रेजिलिएंट हो रहा है, ईरान के स्टैंड इतना टफ रहा है, इसको इजराइल का भी एक मौका मिलेगा अपनी चीजों को सॉल्व करने का।